CH-192 लकी की दरियादिली। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशकिस्मत महसूस करे या फिर बदकिस्मत। ये घाटी उसकी सोच से भी ज्यादा डरावनी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि दलदल के बीचों बीच रहने वाला वो महाकाय बीस्ट कमांडर क्लास को भी पार कर चुका था। क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? शिट, लेकिन मैं आरव भाई को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लकी ने सोचा। उसने सोचा कि वो किसी भी कीमत पर दलदल के बीच वाली जगह नहीं जाएगा, और लकी जानता था कि वो महाकाय बीस्ट अपनी साइज के कारण वही रहेगा। लकी ने तुरंत उस इलाके को छोड़ दिया। उस इलाके से वो जितनी दूर रहता उसके लिए उतना ही बेहतर होता। शिट, ये क्या? ये विशाल छिपकलियां अभी क्यों वापस लौट रही हैं? लकी वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे विशाल छिपकलियां दिखी, जिन्हें घाटी की दूसरी तरफ होना चाहिए था, लेकिन वो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। असल बात तो ये थी कि विशाल छिपकलियां अब वापस अपने अपने घरों में लौट रही थीं। ये लकी के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि वो उनके घरों के करीब था। आमतौर पर घाटी का ये इलाका शाम को 2-3 घंटों के लिए खाली रहता था, क्योंकि सारी विशाल छिपकलियां घाटी की दूसरी तरफ चली जाती थीं और वहां आराम से धूप सेकती थीं। उस हंटर ग्रुप ने अपना काम इन्हीं 2 से 3 घंटों के बीच में पूरा करने का प्लान बनाया था। उन्होंने तय किया था कि भले उन्हें खजाना मिले या ना मिले, समय पूरा होने के बाद वो यहाँ से भाग जाएंगे और अगले दिन फिर इसी वक्त आकर वो खजाना ढूंढेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि दलदल के ठीक बीचों बीच जहां उन्हें उनका खजाना मिलने वाला था, वहां उनका सामना उनकी मौत से हो जाएगा। लकी की भी किस्मत खराब थी, जो आज ही वो विशाल छिपकलियां वक्त से पहले ही लौट आई थी। और सच कहा जाए तो लकी को उन छिपकलियों के रूटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसे लगा था कि वो कम से कम 1-2 घंटे और अभी घाटी की दूसरी तरफ ही रहेंगी। कई सारी विशाल छिपकलियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने तुरंत अपनी स्पेल का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। घाटी के दक्षिण इलाके वाला दलदल जहरीला था। न सिर्फ ये जहर बहुत तेजी से फैलता था, बल्कि ये किसी भी इंसान की चमड़ी से उसके खून में भी पहुंच सकता था। इस दलदल में रहने वाले बीस्ट पर अब इस जहर का असर नहीं होता था। अगर कोई बाहर से इस इलाके में आता तो कुछ ही समय में इस जहर के चलते उसकी मौत हो जाती। अभी तुम्हारे शरीर से पूरा जहर नहीं उतरा है, तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आरव ने उस जिद्दी फीमेल मैजिशियन को उसका पीछा करते देखकर पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पक्का पता है कि उस बेस्वाद फल को खाने से जहर उतर जाएगा? मेघना ने आरव से पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना अब तक तो मैं मर ही गया होता, आरव ने उसे जवाब दिया। देखो, हमें जल्द से जल्द पहले उन हंटर्स को ढूंढकर उन्हें उस महाकाय बीस्ट के पास जाने से रोकना चाहिए, और उसके बाद विंड मैजिशियन को ढूंढना चाहिए, मेघना ने कहा। अगर उन्होंने आज ही उस अर्थ एलिमेंट सोल सीड को ढूंढने का प्लान बनाया होगा तो फिर अब तक तो उनकी मौत भी हो गई होगी। वो दोनों एक दीवार तक पहुंच गए थे, जिसके उस पार जाने के लिए उसमें एक छोटा सा होल था। पहले आरव नीचे झुका और दीवार की दूसरी तरफ आ गया। मेघना भी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। वो भी नीचे झुककर दीवार की दूसरी तरफ पहुंच गई और फिर बोली, उस लड़के को यही कहीं होना चाहिए। अरे वो क्या है? आरव बहुत ध्यान से दलदल वाले इलाके की तरफ देख रहा था। वहां उसे एक दुबला पतला लड़का दिखाई दिया, जो काफी तेज रफ्तार से भाग रहा था, और उसके पीछे मानो पूरी विशाल छिपकलियों की सेना पड़ी हुई थी। आरव और मेघना एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए थे। वो लड़का भागते भागते उस दीवार तक पहुंच गया था, लेकिन उसे उस दीवार में वो छोटा सा गैप नहीं दिखा। उसे लगा कि उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसका डर और बढ़ गया था। अब देखना तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लकी अब जानता था कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को विशाल छिपकलियों से एक लंबे बैटल के लिए तैयार किया। उसके पीछे लगभग 7 छिपकलियां पड़ी हुई थीं, और वो आम सर्वेंट क्लास छिपकलियों से बड़ी और ताकतवर लग रही थी। उनमें सिर्फ एक ही कमी थी, और वो थी उनकी धीमी रफ्तार। लकी उनसे सिर्फ 100 मीटर दूर था और वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही थी? आरव ने उस भागते हुए इंसान को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के कारण उसने कुछ भी साफ नहीं देखा। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद मेघना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वही लड़का है। मेघना को लगा था कि उन्हें उस लड़के को इतनी बड़ी घाटी में ढूंढने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन गुफा से थोड़ी ही दूर आते ही वो लड़का उन्हें विशाल छिपकलियों से भागता हुआ मिल गया। ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी सारी विशाल छिपकलियों से कभी भी पंगा नहीं लेता। अब जल्दी इस तरफ आओ, यहाँ एक रास्ता है, आरव ने जोर से लकी को चिल्ला कर कहा। मेघना पहले ही दीवार में बने उस गैप से वापस गुफा की तरफ चली गई थी। लकी जब आरव की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा तो उसे एक आदिमानव जैसा दिखने वाला इंसान और वही फीमेल मैजिशियन दिखाई दी जो पहले उन हंटर्स के साथ थी। हाँ, आया। वो तुरंत दीवार के उस गैप की तरफ भागा और उससे निकलकर दीवार की दूसरी तरफ पहुंच गया। वो विशाल छिपकलियां इतनी बड़ी थी कि दीवार के बीच के उस छोटे से गैप में से नहीं निकल पाई और उन्हें अपने शिकार को छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वो तीनों एकदम चुपचाप गुफा की तरफ बढ़ते रहे।
कुछ देर बाद लकी ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। देखो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें भी तुमसे एक मदद चाहिए। एक मिनट, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? आरव ने सोचते हुए कहा। अजीब बात है, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो लोग अब तक अंधेरे में ही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे से बाहर आए और उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए थे। शिट, लकी तुम। आरव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आरव भाई आप। लकी बेहद खुश था। आखिर वो जिसे ढूंढने इतनी दूर आया था वो उसे मिल ही गया था। देखो, मुझे पता था कि आरव भाई तुम जिंदा हो, मैं जानता था कि तुम यहाँ मुझे जरूर मिलोगे। लकी ने तुरंत जाकर आरव को गले लगा लिया। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरव पूरी तरह से धूल मिट्टी से सना हुआ था। उन्हें एक दूसरे से मिले हुए लगभग 2 साल हो गए थे। आखिरी बार वो संजीवनी भूमि में ही मिले थे। जब आरव को पता चला कि लकी इतनी दूर सिर्फ उसे ढूंढने के लिए ही आया था तो उसका दिल गदगद हो उठा। आरव जानता था कि बंजारा झील और इसके पास की घाटी कितनी खतरनाक थी, लेकिन फिर भी लकी उसे ढूंढने यहाँ अकेले आ गया था। वो लकी के हिम्मत को देखकर हैरान था। गुफा में जाने के बाद मेघना तुरंत सो गई क्योंकि उसे अभी आराम की जरूरत थी और उसके शरीर से पूरा जहर भी उतरा नहीं था। लकी और आरव आग के पास बैठे हुए थे। तभी लकी ने अपने बैग में से 2 छोटे छोटे डिब्बे निकाले और आरव के हाथ में थमा दिए। आरव भाई, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? आरव ने उन डिब्बों को बहुत ध्यान से देखा लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उनमें आखिर क्या था। वो इतना तो समझ गया था कि ये कोई आम डिब्बे नहीं थे। ये कंटेनर थे जिनमें सोल, रेमिनेंस और सोल एसेंसेस रखे जाते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लकी ये उसके लिए क्यों लाया था। इनके अंदर 2 सोल एसेंस हैं। बॉस सूर्यांश ने मुझे बताया था कि आपका सोल बहुत नाजुक कंडीशन में है और आपको उसे बेहतर करने के लिए ढेर सारे सोल एसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आते आते मैं किशनपुर शहर से 2 सोल एसेंस ले आया। लकी ने एक्साइटेड होकर कहा। आरव के जिंदा होने की खबर ने उसे बेहद खुश कर दिया था। आखिर लकी आरव को अपना भाई मानता था। तुम्हारे पास लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से? आरव ने पूछा। उसके हाथ में अब भी वो 2 कंटेनर्स थे और लकी की दरियादिली देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी आरव इंसानों की तरह तो दिख रहा था, लेकिन अभी उसका डिमन एलिमेंट बहुत ही अनस्टेबल था, इसीलिए अभी वो सेफ जोन्स में वापस नहीं लौट सकता था। आरव चाहता था कि पहले उसका सोल पूरी तरह स्टेबल हो जाए। इतने दिनों से वो यहाँ रह तो रहा था लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घाटी में उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। लकी ने यहाँ आकर एक बार फिर आरव का दिल जीत लिया था। ना सिर्फ लकी यहाँ इतनी दूर उसे ढूंढने के लिए आया था बल्कि वो उसके लिए 2 सोल एसेंस भी लाया था। ये सच था कि आरव को ढेर सारे सोल एसेंसेस की जरूरत थी और यही सबसे बड़ा कारण था कि आरव यहाँ अकेले ही बंजारा झील की घाटी में रुका हुआ था। उसके पास अपने सोल को बनाए रखने का और कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो यहाँ घाटी में रहकर सोल एसेंसेस से उसे बैलेंस कर रहा था और ये सोल एसेंसेस उसे मिल रहे थे विशाल छिपकलियों को मारकर। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अब तक उसने कितनी विशाल छिपकलियों को मार दिया था और कितने सोल एसेंस हासिल कर लिए थे। अगर सच कहा जाए तो अब लकी के वो सोल एसेंस उसके किसी काम के नहीं थे, लेकिन जब भी उसके दिमाग में ये बात आती थी कि लकी इतनी दूर अकेले आया था और उसके लिए सोल एसेंस भी लाया था, उसकी आंखें भर आती थीं। आरव को हमेशा लगता था कि वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था, लेकिन आज लकी ने उसका दिल छू लिया था। आरव भाई, अब पैसों की तो बिल्कुल परेशानी ही नहीं रही। अब मैं आर्मी में एक सोल्जर बन गया हूँ। लेकिन अभी आप वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी कैसी है। जब से मुझे बॉस सूर्यांश से आपकी हालत के बारे में पता चला तब से मैं बहुत परेशान हूँ। लकी ने आरव से पूछा। ये लो, इन्हें अपने पास रखो और बेचकर एक अच्छा सा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लेना। आरव जानता था कि वो सोल एसेंसेस कितने महंगे थे और इसीलिए वो लकी से इन्हें नहीं लेना चाहता था। वैसे भी उसके ये सोल एसेंस आरव के किसी काम के नहीं थे, लेकिन आरव के लिए वो सोल एसेंस नहीं बल्कि उनके पीछे की फीलिंग्स मैटर करती थी। वो 3 महीनों से अकेले इस भयानक जगह पर रह रहा था और लकी के यहाँ आने से काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लकी उसके लिए यहाँ तक आ जाएगा। मेरे पास तो पहले से ही डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। बॉस सूर्यांश ने मुझे बताया था कि आपको ढेर सारे सोल एसेंसेस की ज़रूरत है। अब आप इनका इस्तेमाल कर लो, बाकी किसी भी चीज़ की फिक्र मत करो। आरव भाई, इस वक्त आपके लिए सोल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसे ठीक करने पर ध्यान दो और मैं आपके लिए और सोल एसेंस भी ढूंढ कर लाऊंगा। और अगर सच कहूं तो मेरे सामने उन विशाल छिपकलियों की क्या मजाल। देखो, मैं आर्मी से एक सोल कंटेनर भी लाया हूं। वैसे तो मैं जानता हूं कि सोल एसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कई सारी विशाल छिपकलियों को मार सकता हूं। मुझे कभी ना कभी तो सोल एसेंसेस मिल ही जाएंगे। लकी पूरी तैयारी से आया था और जो सामान वो साथ लेकर आया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ लंबे समय के लिए आया था। बंदर, बहुत हुआ अपने मुमिया मीट टू बनना, बस भी करो यार। मेरे पास भी हाथ पैर हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं 3 महीने से यहाँ रहकर क्या कर रहा हूँ? आरव ने लकी से कहा।
तो अच्छी बात है ना, अब तक तुम अकेले थे, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर उन विशाल छिपकलियों को मारेंगे। हम दोनों के एक साथ काम करने से तो हम उन विशाल छिपकलियों के काल को भी पीछे छोड़ देंगे। ये कहकर लकी जोर जोर से हंसने लगा। लकी की बात सुनकर आरव चुप हो गया। वो लकी को ये बताने में हिचकिचा रहा था कि वही उन विशाल छिपकलियों का काल था। आखिर में उसने तय किया कि वो लकी को इस बारे में नहीं बताएगा। देखा जाए तो लकी एकदम सही वक्त पर आया था। आरव को अपना पूरा प्लान करने के लिए किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आरव को घाटी के इस गुफा में रहते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और उसका टारगेट दलदल के ठीक बीचों बीच रहने वाला वो महाकाय बीस्ट था। वो एक कमांडर क्लास बीस्ट था और अभी घायल भी था। आरव को ये नहीं पता था कि वो घायल कैसे हुआ था, लेकिन उसे इतना ज़रूर याद था कि अपने डिमन एलिमेंट के असर में आरव ने उससे लड़ाई की थी, इसलिए वो जानता था कि वो उसे मार सकता था। आरव को एक कमांडर क्लास सोल एसेंस चाहिए था। उसके सोल एसेंस की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो घायल कमांडर क्लास बीस्ट उसकी आखिरी उम्मीद था, वरना अगर एक और बार डिमन एलिमेंट उससे शक्ति लेने की कोशिश करता तो आरव का सोल उसे नहीं झेल पाता। डिमन एलिमेंट ने उसे बेइंतहा शक्ति तो दी थी, लेकिन उसकी बॉडी और सोल से एनर्जी ले लेती थी। आरव सूर्यांश से इसलिए नहीं भागा था क्योंकि वो बेकाबू हो गया था, बल्कि इसलिए भागा था क्योंकि वो जानता था कि आर्मी उसे इतने सारे सोल एसेंस नहीं दे पाएगी, इसलिए वो खुद उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ गया था। अपने काले पेंडेंट की मदद से वो आसानी से सोल एसेंस इकट्ठा कर सकता था। बस उसे 2 डिमन बीस्ट को मारने की जरूरत थी। अगर वो सोल रेमेनेंस भी इकट्ठा करता तो उसके काले पेंडेंट में वो एक साथ मिलकर सोल एसेंसेस में बदल सकते थे। कभी कभी तो उसे सोल एसेंस भी मिल जाते थे, जो ठीक होने में उसके बहुत काम आते थे।